हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS के नोट्स, जो कि हमारे DSSB एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उसका कोर्स 501 का जो फर्स्ट ब्लॉक है, ब्लॉक 1, उसका यूनिट 1 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो हमारा यूनिट 1 है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि एंशियंट टाइम में, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, हमारा गुरुकुल सिस्टम कैसा था, मकतब मदरसे कैसे थे, बुद्धिस्ट के टाइम पे कैसा था, फिर इंडिपेंडेंस के जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मिनिमम डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में। मिनिमम डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं MDG, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए WHO ने कुछ गोल्स बनाए थे, जिनमें कि पोवर्टी, एक्सट्रडेशन ऑफ पोवर्टी है, हंगर है, एजुकेशन है, गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो एजुकेशन उन्हीं गोल्स में से एक था जिसको यूनिवर्सलाइज करना हर डेवलपिंग कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने भी 2000 में ये गोल अपने लिए सेट किया था कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में हम इसको अचीव करेंगे, लेकिन अभी भी ये कहीं अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। तो वैसे UEE, ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए इंडिया में, जैसे NAEP बनाया गया, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बनाया, SSA सर्व शिक्षा अभियान आया, RTE आया, डाइट DLED खोले गए डाइट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो ये सभी प्रोग्राम्स हमने इस्टेब्लिश किए थे ताकि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जल्द से जल्द अचीव कर लें। लेकिन अभी ये अचीव होता हुआ कहीं नजर, हालांकि बहुत हद तक 90% तक हमने इसको अचीव कर लिया है, लेकिन अभी 100% तक करना बाकी है, जो कि धीरे धीरे हो जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंशियंट टाइम पे, पुराने टाइम पे कैसा हुआ करता था। 17th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में एजुकेशन सिस्टम कैसा था। उस टाइम ना तो हमारे पास कोई बुक्स थी, ना नोटबुक्स थी, ना पेन होता थे, ना पेंसिल होते थे। उस टाइम पढ़ाई होती थी सूत्र और स्मृतिज के ऊपर। सूत्र पढ़ाए जाते थे, स्मृतियाँ पढ़ाई जाती थी, और अलग से कोई प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। नॉलेज को हमेशा तीसरी आंख समझा जाता है। तीसरी आंख मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ज्ञान चक्षु खोल दे, तीसरी आंख का मतलब। तो हमारे 5 एम ऑफ एजुकेशन थे उस टाइम। जो हमारा एम्स, कोई भी एजुकेशन होता है उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं कि ये एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। तो हमने भी कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन बनाए हुए थे। सबसे पहला एम ऑफ एजुकेशन था करेक्ट इंसाइट डेवलप्ड बाय एजुकेशन, इंक्रीज द इंटेलिजेंस। मतलब हमारी पावर, हमारी एफिशिएंसी, चीज़ों को सही तरीके से देखने का नज़रिया, ये डेवलप होगा। दूसरा था ऑल राउंड प्रोग्रेस। बच्चा सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, अपने हर एक फील्ड में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर फील्ड में अपने आप को डेवलप कर सके। तीसरा था इट इज़ द रूट ऑफ ऑल हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही आप पा सकते हैं। अपने आप को लिबरेट एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। हम किसी को रिस्पेक्ट दे, किसी को कोई फेमस हो जाता है, वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही होता है। सिर्फ वेल्थ ही नहीं है, सिर्फ धन ही नहीं है जिसकी वजह से इंसान खुश होता है। फोर्थ है हमारा विदाउट एजुकेशन वी आर बीस्ट। मतलब एजुकेशन के बिना हमारे अंदर और जानवरों के अंदर कोई फर्क नहीं है। दिमाग हमारे अंदर भी होता है, दिमाग उनके अंदर भी होता है, लेकिन हम दिमाग को इस्तेमाल करना जानते हैं, और वो इस्तेमाल करने का तरीका हमें कहाँ से मिलता है? एजुकेशन के थ्रू। और लास्ट है हमारा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। एक इंसान, एक इंडिविजुअल जन्म के समय कैसा होता है, और धीरे धीरे एजुकेशन के साथ साथ, जिंदगी के साथ सीखते सीखते वो कैसा बन जाता है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये एजुकेशन के थ्रू ही किसी के अंदर आता है। सॉरी।
पहले के ज़माने में जब बच्चा मतलब बॉय या गर्ल कोई भी जब पढ़ने जाते थे तो उनके साथ एक रिचुअल किया जाता था। उस रिचुअल का नाम था उपनयन संस्कार। बहुत सारी ऐसी स्कॉलर वुमेन है पहले के टाइम की जिन्होंने बहुत अच्छा किया है अपने फील्ड में, जिनको हम जो बहुत फेमस हुई हैं अपने एजुकेशन के लिए ही, अपनी शिक्षा की वजह से ही, जैसे कि गार्गी, अत्रि, कौशल्या, तारा, द्रौपदी। ये सभी अपने अपने टाइम की स्कॉलर लेडीज में काउंट होती हैं। और उस टाइम पे एजुकेशन ऐसा नहीं होता था कि हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं, हम साइंस पढ़ने वाले हैं, हम सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। उस टाइम के सब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके के थे, जैसे ग्रामर, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, मैथमेटिक्स, वेदास, लॉजिक, पोलाइटी, साइंसेज ऑफ वॉर, वर्शिप, फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें उस टाइम पढ़ाई जाती थी। एजुकेशन एक्चुअली क्या था, प्रैक्टिकली समझाया जाता था, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नॉलेज नहीं थी जैसे कि आजकल रह गई है। उस टाइम वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ाया जाता था और लाइफ में इम्बाइब किया जाता था, उनकी लाइफ के किसी एक सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता था एजुकेशन के थ्रू। एक इंसान, एक आदमी, बेटा है, हस्बैंड है, फादर है, इन सब ड्यूटीज़ को कैसे अच्छे से परफॉर्म करेगा, क्या क्या उसके रोल्स होने चाहिए, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, इन सब के बारे में उनको अवगत कराया जाता था। हमारे जो 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी। वो एक कल्चर का, किसी भी कल्चर का, किसी भी संस्कृति को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने वाला बच्चा ही होता है। और वो पहुंचाता किस तरीके से है, एजुकेशन के थ्रू। जो उसने सीखा होगा वही वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाएगा। इसलिए एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस टाइम। एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर स्पिरिचुअलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिविक सेंस, प्रोमोटिंग एफिशिएंसी, प्रिजर्वेशन, प्रोपगेशन ऑफ कल्चर, ये सारे गोल्स, ये सारे एम्स डेवलप किए जाते थे बच्चे के अंदर। और जैसा कि आज हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, हमारा एंशियंट टाइम का एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड ही था। बच्चा फ्री था, आप वो कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकता था अपने हिसाब से, वो किसी भी टीचर को चूज कर सकता था अपने हिसाब से, और टीचर को भी फ्रीडम थी अपने हिसाब से बच्चों को चूज करने की। सिंप्लिसिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, ये स्टूडेंट के एक विद्यार्थी के जीवन का मकसद होता था, सिंप्लिसिटी और सेल्फ डिसिप्लिन। बाहर से किसी को आके उसको डांटना नहीं पड़ता था कि नहीं ये मत करो, वो मत करो। अपने अंदर से उसकी भावना निकलती कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। कॉन्फिडेंट रहना, अपने डिसीजंस खुद लेना, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ये सब स्टूडेंट के अंदर एंशियंट टाइम में हुआ करती थी। बच्चे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे जैसे लॉजिक, फिलोसफी, लॉ, लिटरेचर, इन सब से उनका जो उनका एजुकेशन जो है और आगे बढ़ा करता था। इसी तरीके से सॉरी, वो वेदास पढ़ते थे। और उस टाइम पे हम जो पढ़ रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं आप अभी पढ़ा रही हूँ, मैं क्या है इस पीडीएफ नोट्स के थ्रू आपको अपनी नॉलेज पहुंचा रही हूँ। लेकिन उस टाइम तो ये पीडीएफ नोट्स, ये बुक्स, ये पेपर, ये पेन, ये तो कुछ नहीं हुआ करते थे। सिर्फ रोट मेमोरी के थ्रू जो जितना आपको याद है, जो आपको याद है, वही आप दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट करते थे। जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही हमारा ट्रांसफर हुआ करता था नॉलेज का। प्रिंटिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट उस टाइम था ही नहीं। अगर नटशेल में बात की जाए तो एजुकेशन का मतलब था जिंदगी भर सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्नर। ये 3L जो है, 3L हमारे एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन थी, नींव थे। लाइफ लॉन्ग लर्नर, एक इंसान लाइफ लॉन्ग लर्नर होता था, जीवन पर्यंत वो सीखता ही रहता था। हार्मनी में रहना, अपना फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज को बढ़ाते रहना। अब आते हैं हम गुरुकुल सिस्टम के टाइम पे। इन एंशियंट टाइम में गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे। कुछ टाइम पीरियड के लिए बच्चे, चाहे वो राजा के हों या चाहे किसी ब्राह्मण के हों या किसी भी जाति के हों, वो बच्चे किसी एक गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए। रेसिडेंशियल स्कूलिंग का सिस्टम था उस टाइम, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, वहीं सोते थे, वहीं से भिक्षा मांग के अपना गुरुकुल चलाते थे। इसी तरीके से वो अपना पढ़ाई करते थे। और गुरुकुल का जो हेड होते थे वो गुरु होते थे, वही उनके फादर हैं, वही उनके पेरेंट हैं, वही उनके गार्जियन हुआ करते थे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो गुरु से अपने बात करते, चाहे वो लाइफ के किसी भी सर्कल में उनको प्रॉब्लम आए।
चाहे वो अपनी दोस्ती में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पढ़ाई में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी स्फेयर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, वो अपने गुरु से जाके उस बारे में खुल के बात कर सकते थे। और गुरु पढ़ाने के लिए कोई चार्ज, कोई फीस नहीं लेते थे। वो गुरु दक्षिणा दी जाती थी, या फिर अमीर लोग या राजा उनको डोनेशंस दे दिया करते थे, जिनकी वजह से उनका गुरुकुल चलता था। सॉरी, बीच बीच में डिस्टर्बेंस के लिए, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आजकल। इंडिया में ये गुरुकुल का सिस्टम बहुत पुराना है। गुरु शिष्य का ये ट्रेडिशन बहुत ही पुराना है। आपने तो ये एक श्लोक पढ़ा ही होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु ही हमारा ब्रह्मा है, गुरु ही हमारा विष्णु है, गुरु ही हमारे लिए महादेव है, मतलब शंकर भगवान है। अगर हमारे सामने गुरु है तो हमारा सारा ब्रह्मांड उसी गुरु में विराजमान है। एक पूरे ब्रह्मांड के समान हमारा गुरु होता है। गुरु हमेशा सीखता रहता है। गुरु एक टीचर के साथ साथ लर्नर भी होता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर, जिसके बारे में मैंने बताया। गुरु बच्चों को गाइड करता था, उस टाइम सिखाया करता था। सिर्फ ये नहीं होता था कि मैंने अभी पढ़ा दिया, तुमने सीख लिया, रट लिया, हो गया, नहीं। गुरु वॉज गाइड बाय द साइड, नॉट सेज ऑन द स्टेज। सिर्फ वो स्टेज के लिए, सिर्फ वो पढ़ाने मात्र के लिए ही उनका गुरु नहीं होता था। उनके जीवन के लिए, उनके जीवन में जितनी भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, चाहे वो अपने लड़ाई से लेकर अपनी इमोशनल बॉन्डिंग से लेकर सारी की सारी शिक्षा वो गुरु से लेते थे। और गुरु भी उनको हर स्फीयर ऑफ लाइफ में हेल्प करते थे। मनु के टाइम पे, मनु पीरियड में 4 वर्ण डिसाइड किए गए। सोशल ऑर्डर कह लीजिए आप, मतलब हमारी सोसाइटी को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया। सबसे उसमें जो गुरु का जो रोल है वो ब्राह्मणों को सौंप दिया गया कि वही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं को गुरु का रोल निभाना चाहिए। और फिर ये उनके ब्राह्मणों की जाति का एक क्या कहते हैं, प्रोफेशन बन गया कि जो गुरु होता था वो अपने बेटे को सिखाता था, फिर वो बेटा गुरु बन जाता था, फिर वो अपने बेटे को सिखाता था, फिर वो बेटा बन जाता था। मतलब फैमिली प्रोफेशन बन गया वो। गुरु के कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी। गुरु आपका पेरेंट भी होता था, टीचर भी होता था, स्कॉलर भी होता था, फ्रेंड भी होता था, फिलोसफर भी होता था। ये सारे की सारी ड्यूटीज, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक गुरु की होती थी। स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आई, ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उसको सेटिस्फाई करना, उसके प्रॉब्लम्स को दूर करना। और टीचिंग मेथड उस टाइम ओरली, मैंने बोला आपने समझा, यहीं तक रहता था। डायलॉग होता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिसके ऊपर आज हम फोकस करते हैं कि कम्युनिकेट करो, स्टूडेंट्स बात करें टीचर से। आजकल स्टूडेंट्स क्या होता है, टीचर ने क्लास में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उनको उसको सुनने में कोई मतलब नहीं होता। उनको लगता है हमारे पास गूगल है, अगर कुछ छूट गया तो वो हम गूगल से पूछ लेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि गूगल सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वो एग्जाम्पल, वो एप्लीकेशन नहीं सिखाएगा जो टीचर आपको क्लास में सिखाएगा। तो उस टाइम पे ये डायलॉग होता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और टॉट के बीच में डिस्कोर्स हुआ करते थे, डिबेट हुआ करते थे। और कोई एग्जामिनेशन भी नहीं होता था जिससे कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाए, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था। जब एक बच्चा गुरु को लगता था कि हाँ इसकी एजुकेशन अब पूरी हो गई है, तो वो लोगों की सभा के बीच में अपने क्वालिफाइड बच्चों को लेके जाया करता था, और उस सभा में से कोई भी उस बच्चे से कुछ भी पूछ सकता था। गुरु इतना कॉन्फिडेंट होता था कि मेरे सिखाए जो शिष्य हैं उनको इतना सब कुछ आता है कि कोई भी उनसे कुछ भी सवाल पूछेगा तो वो उसका जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। मास्टरी होती थी एक स्टूडेंट की अपने सब्जेक्ट के ऊपर। ऑटोनॉमी ऑफ द लर्नर वाज रिस्पेक्टेड। बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, किस गुरु से पढ़ना चाहता है, इसकी इज्जत की जाती थी। इसको हीन भावने से नहीं देखा जाता था कि इस गुरु से मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये कमजोर है, या ऐसा कुछ नहीं होता था। लर्नर को जिसमें इंटरेस्ट होता था वो उसी गुरु के पास पढ़ने जाता था और वही सब्जेक्ट वो पढ़ा करता था। बुद्धिस्ट पीरियड में यही जो गुरुकुल सिस्टम है इसको मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स तक लिमिट कर दिया गया कि गुरुकुल जो है मंदिरों के या मोनेस्ट्रीज के अंदर ही स्टैब्लिश किए जाएंगे। और वहाँ पर 3 काम होते थे, 3 चीज़ें हुआ करती थी, क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। मतलब
बच्चा जो स्टूडेंट हो वो क्रिएट करेगा, जो उसने क्रिएट किया उसको कंजर्व करके मतलब उसको बचा के रखेगा, प्रिजर्व करके रखेगा, और फिर वो डिसेमिनेट करेगा, दूसरों के सामने उसको बताएगा। डिसेमिनेट मतलब खोलेगा, समझाएगा सबको। और वही आजकल वही 3 फंक्शन हमारी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में भी हो रहा है। टीचिंग, क्रिएट मतलब टीचिंग, पढ़ाना, रिसर्च करना, कंजर्वेशन मीन्स संभाल के रखना मतलब रिसर्च करना, और तीसरा होता है एक्सटेंशन, उसको आगे दूसरों को समझाना। और उस टाइम एडमिशन्स जो है वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हुआ करते थे। उस टाइम के जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं उनका नाम है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नदाई, कांची, बनारस। और यहाँ विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आया करते थे। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोगों को इसको याद करना ज़रूरी है। मिडीवियल पीरियड में मकतब आए, मदरसे आए। मकतब में लोअर एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, फिर हायर एजुकेशन के लिए मदरसे में जाते थे, कुरान के बारे में पढ़ाया जाता था, मौलवी जो मुल्ला और मौलवी उसमें पढ़ाया करते थे। ये अरेंजमेंट था तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अभी जब अंग्रेज हमारी इंडिया में नहीं आए थे। जब अंग्रेज हमारी इंडिया में आ गए तो उन्होंने एजुकेशन की पूरी अथॉरिटी अपने हाथों में ले ली, और हमने भी अपनी अथॉरिटी उनके हाथों में दे दी। आज का जो टीचर है उसके अंदर गुरु के कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए, वो गुरु कैसे हो सकता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनमें से कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है ओपन एंड पॉजिटिव, मतलब दूसरों को इनकरेज करे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ही शुड कम्युनिकेट वेल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ही शुड बी अ गुड लिसनर, स्टूडेंट जो कुछ भी सुनाए, अब उसकी प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, एक टीचर को उसकी बात को सुनना चाहिए। जब बच्चे को लगता है ना कि मुझे सुना जा रहा है, तो ही और शी शुड फील इम्पॉर्टेंट, उसको ऐसा लगता है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, और अगर मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, अगर कोई मुझे सुनने वाला है, तो मेरा इंटरेस्ट बनता है कि मैं और बोलूँ या अपने आप को और डेवलप करूँ और एक्सप्रेस करूँ, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करूँ। फोर्थ है डिपेंडेबल, मतलब एक टीचर ऑनेस्ट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और जितना भी काम उसको आता है, जैसा भी काम आता है उसके लिए ऑथेंटिक रहना चाहिए। उसको शो ऑफ में नहीं होना चाहिए कि मैं शो ऑफ कर दूं, नहीं मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, और मुझे कुछ ना आता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैथ्स का टीचर है, मैं उसको मैथ्स अच्छे से आती है, उसको ज्योमेट्री अच्छे से आती है, उसको अलजेब्रा अच्छे से आता है, लेकिन वो शेखी बघारने बोल दे नहीं मुझे तो अबेकस भी आता है, मुझे तो वैदिक मैथ्स भी आता है, तो फिर वो टीचर भरोसे के काबिल रिलायबल नहीं रहा ना, क्योंकि उसने फेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फेक क्वालिटीज हैं वो अपने अंदर दर्शाने की कोशिश की। थर्ड है फिफ्थ है पर्सनेबल, स्टेब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव म्यूचुअल वर्क रिलेशनशिप। बच्चे के साथ मिलके, जैसे अगर कोई आप प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं तो बच्चे को गाइड करके, बच्चे के साथ मिलके उसको कैसे और अच्छे से अच्छा बनाया जाए, इंटरेक्शन कैसे डेवलप करें, इन्वॉल्व कैसे करें बच्चे को, ये एक टीचर को आना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज, मतलब उसका काम सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज प्लान नहीं किया कल जाओ ऑटोमेटिकली जाके क्लास में देख लेंगे क्या होने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर को अपना लेसन प्लान पहले से ही प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि हाँ मुझे आज क्लास में जाना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे ये चीज़ें सीख सकें। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड पोइज। जब टीचर खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो बच्चों को कैसे सिखाएगा, जब उसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा कि हाँ मैं जो सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल सही सिखा रहा हूँ या बच्चे को आगे काम आएगा, ये जब तक वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा बच्चों को भी वो कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकता। नेक्स्ट है मोटिवेटेड, एक टीचर को इंटरनली मोटिवेट रहना चाहिए कि मुझे बच्चों को सिखाना है, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए कि हाँ सैलरी लेनी है, पैसे लेने हैं तो बच्चों को सिखाना है, या ट्यूशन में बच्चे पैसे दे रहे हैं इसलिए बच्चों को सिखाना है। एक टीचर के अंदर होना चाहिए कि मैं बच्चों को सिखा रहा है क्योंकि मेरा ये पैशन है, मैं सिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव, वो हमेशा नए नए आइडियाज और नए नए विचारों को डेवलप करे। नेक्स्ट है कंपैशनेट, मतलब केयरिंग हो, एम्पैथेटिक हो, उसको पता हो कि अगर मैं बच्चे के नज़रिए से सोचूं तो बच्चा जो कर रहा है क्या वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बच्चे के नज़रिए से भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिविजुअल परसेप्टिव्स, हर एक बच्चा अपने आप में खास है, अपने आप में यूनिक है, ये एक टीचर को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी वैल्यू भी करनी चाहिए।
वैल्यू बेस्ड, फोकस अपॉन वर्दी एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर इंसान सम्मान के लायक है, किसी के अंदर मुझे भेदभाव नहीं करना है, टीचर के अंदर ये वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। ही और शी शुड बी सेंसिटिव टू कम्युनिटी वैल्यू, हर एक सोसाइटी की कम्युनिटी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उसके प्रति टीचर को सेंसिटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेजेबल, एक टीचर के हमेशा ज्ञान की खोज में रहना चाहिए, हमेशा उसको बुक्स रीड करते रहना चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, जितना ज़्यादा वो अपना नॉलेज बढ़ाएगा उतना ज़्यादा उसको इंसाइट मिलता जाएगा अपने सब्जेक्ट का, उतना प्रधान होते जाएगा वो अपने सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है क्रिएटिव, एक टीचर हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए, पुरानी चीज़ों से मैं नई चीज़ें कैसे बना सकता हूँ, या अपना यही एक टॉपिक को मैं पढ़ाने का नया तरीका कैसे ईजाद कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ही शुड बी पेशेंस इनफ टू अंडरस्टैंड चाइल्ड, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, क्या वो बताना चाह रहा है, इस ये सब समझने के लिए टीचर को पेशेंट होना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कमिटेड, एक टीचर हमेशा अपने प्रोफेशन और अपने बच्चों की तरफ कमिटेड रहेगा, तभी वो एक अच्छा टीचर कहला सकता है। इन सब क्वालिटीज़ को हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस टॉपिक आते हैं DSSP के एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग नेचर ऑफ द सोसाइटी टुडे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना की वजह से 2 साल से हम लोग घर से ही पढ़ रहे हैं, बच्चे भी घर से पढ़ रहे हैं। आज से पहले कभी हमने नहीं सोचा होगा, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि एक टीचर का काम भी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, जैसे बाकी बड़ी बड़ी MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो मैं सोचती थी काश टीचर की लाइफ में भी ऐसा होता कि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर पाते, लेकिन जब ये 2 साल कोरोना का टाइम आया तब हमें पता चला कि वर्क फ्रॉम होम कैसे होता है, और ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया, ICT के थ्रू, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन बच्चों तक पहुंचा कौन रहा है, ICT। तो ICT हमारी लाइफ में हर जगह, चाहे वो आप मोबाइल के थ्रू करें, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू करें, चाहे वो लैपटॉप के थ्रू करें या टैबलेट के थ्रू करें, ये ICT आपकी लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मैं जैसे समझाना चाहती हूँ फोटोसिंथेसिस बच्चों को, तो फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए मैं बच्चों को, अब मेरे पास तो बच्चे नहीं है कि मैं उनको धूप में लेके जाऊं, उनको दिखाऊं, और ना मेरे पास इतना सारा टाइम है कि मैं रोज रोज उनको दिखाती रहूं कि बच्चे ऐसे सूरज की रोशनी को पौधा पकड़ता है, पत्ता खाना बनाता है, ये सब तो मैं उनको नहीं दिखा सकती, लेकिन ICT के थ्रू मैं उनको ये सब समझा सकती हूँ, मैं उनको एनिमेशंस बना के दिखा सकती हूँ, उनको ट्यूटोरियल्स दे सकती हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ICT की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ICT हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और टीचर की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ICT के थ्रू बच्चों को पढ़ाने की, कहीं वो कुछ गलत ना सीख लें। और ICT से हम आज क्या हो रहा है, दुनिया के अलग अलग कोने में क्या क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या क्या नए नए चेंजेस आ गए हैं, क्या क्या नई नई इन्वेंशंस हो गई हैं, इन सब के बारे में भी हम ICT के थ्रू ही पढ़ते हैं। चाहे आप टेलीविजन के थ्रू देख लो, चाहे आप, अब तो रेडियो का उतना इस्तेमाल नहीं होता, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू देख लो, कंप्यूटर्स के थ्रू देख लो, वो इंक्लूड हो गया है हमारे एजुकेशन में। ICT हमारे एजुकेशन में इंक्लूड हो गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देख लीजिए आप, इतने सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, इतना सारा कंटेंट मिल जाता है जो कि हम ICT के थ्रू पढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें, ये डेटा जो है वो याद रखने वाला है ट्राई की, तो ट्राई के हिसाब से तो 2011 तक इंडिया में 100 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, जिसमें से 40 मिलियन यूजर्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट चलाते थे। अब तो ये रेशियो बढ़ के 300 और 500 मिलियन तक भी पहुंच गया होगा। और मोबाइल फ़ोन के सब्सक्राइबर्स हर महीने 11.41 मिलियन बढ़ते जा रहे हैं, इस रेट से बढ़ रहे हैं, मतलब कितनी स्पीड से ये जो है ICT अब हमारे जीवन का हिस्सा, हमारे एवरीडे लाइफ का पार्ट बनते जा रहा है। एक तरफ जहाँ दुनिया में सब कुछ महंगा हो रहा है, वहीं ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, या जो कंप्यूटर्स हैं, या इंटरनेट है, ये और इजीली एक्सेसिबल या अफोर्डेबल होते जा रहा है। क्यों? ताकि जो हमारी लाइफ है उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, अच्छे से चला पाएँ। बिना, आप सोचिए, बिना इंटरनेट के हम एक भी दिन गुजार पाएँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम, बहुत ही रेयर चांसेस हैं। किसी को ऑनलाइन पढ़ाना होता है, किसी को ऑनलाइन अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, बच्चों की आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कितने लोग डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ते हैं, कोई अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन वेबसाइट्स के थ्रू। तो ICT का बहुत एप्लीकेशन, बहुत यूज़ है हमारे एजुकेशनल पर्पस में, एजुकेशनल प्रोसेस में।
अब हम बात करें सोशल चेंज की, तो हाँ, सोसाइटी को तो बहुत चेंज लाया है सोसाइटी के अंदर हमारे लिए। ये आईसीटी इमर्जिंग सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी को हमने कितना इवॉल्व कर दिया। हम 10-20 ईयर्स बाद अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो हमारी सोसाइटी कितनी बदल जाएगी। हर बच्चा ऐसा होगा जिसके पास स्मार्टफोन होगा, हर बच्चा ऐसा होगा जो आईसीटी के थ्रू पढ़ रहा होगा। आज भले ही वो हर बच्चा ना पढ़ पाया हो या आईसीटी हर बच्चे के पास ना पहुंच पाए, लेकिन आज से 20 साल बाद या 10 साल बाद हम ये आराम से सोच सकते हैं। अब जो सोसाइटी है सिर्फ कंटेंट बेस्ड नहीं रह गई कि किताब का कंटेंट टीचर क्लास में आएगा, किताब का कंटेंट उठा के बच्चों को पढ़ा देगा, नहीं। कंटेंट बेस्ड से छोड़कर ये लर्नर सेंट्रिक हो चुका है। बच्चा क्या सीखना चाहता है, लर्नर क्या सीखना चाहता है, इसके बारे में अब ज़्यादा फोकस है। वर्क बेस्ड कंप्यूटर लिटरेसी और प्रोफिशिएंसी के लिए लर्निंग अब फैसिलिटेट होने लगी है। अगर हम लर्निंग की बात करें, लर्नर की, तो लर्नर अब सेल्फ स्टडी कर सकता है, कोऑपरेटिव स्टडी, कोलैबोरेटिव स्टडी, ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, वर्क लर्निंग, L3 ग्रुप ऑफ टीचर्स, सोशल नेटवर्किंग लाइक ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर, वेब पेज, इन सब के थ्रू अब पढ़ना सीख गया। इन सब के थ्रू बहुत कुछ सीख रहा है और इन सब का जिक्र हमारी बुक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा सीख रहा है और ये सब पॉसिबल हो पाया है आईसीटी के थ्रू। अगर हम नए वर्ल्ड में बात करें तो टीचर की कुछ नई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें जुड़ जाती हैं, जैसे कि डेवलपर एंड नर्चर ऑफ ई कल्चर। जो ई कल्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कल्चर है, इसको डेवलप करने वाला, इसको नर्चर करने वाला भी टीचर ही है। वो एक नेटवर्कर है। हमारे आईसीटी और बच्चों के बीच में नेटवर्किंग का काम हमारा टीचर करता है। लर्निंग प्रैक्टिशनर और फैसिलिटेटर है। वो फैसिलिटेटर भी है और खुद भी लर्निंग प्रोसेस में है, खुद भी लर्निंग कर रहा है, वो खुद भी प्रैक्टिशनर है। लर्निंग सोर्स डेवलपर, वो सोर्स भी डेवलप कर रहा है, बच्चों के लिए वेबसाइट्स बना रहे हैं या ब्लॉग्स लिख रहे हैं या यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो ये सब सोर्स डेवलप कर रहा है कोई टीचर। तो टीचर एक सोर्स डेवलपर का भी काम करता है। टेक्नो पेडागॉग, अब सिर्फ किताब पेन या आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू पढ़ाने का ज़माना नहीं रह गया, अब आईसीटी के थ्रू पढ़ाने का ज़माना है। तो टेक्नोलॉजी से अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को मैं कैसे मैच करूँ, किस तरीके से पढ़ाऊँ, ये भी एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर का ही रोल है। ही इज़ अ इवेल्युएटर एंड ही इज़ ऑल्सो अ एक्शन रिसर्चर, ये भी एक टीचर का ही रोल है। इसके अलावा वो एक बिहेवियर साइंटिस्ट भी है। उसको ये भी देखना है कि मेरे जो बच्चे हैं उनका मेन फोकस किस तरफ है, वो क्या ज़्यादा सीखना चाहते हैं, मैं उनके साथ साथ अपना कोर्स ऑफ कंटेंट भी कैसे सिखाऊं, ये भी एक टीचर का काम है। करिकुलम डिज़ाइन करना, उसको ट्रांजैक्ट करना, ये भी एक टीचर का रोल है। और इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइनर, ये भी टीचर का ही रोल है। और ये सारे रोल्स 21st सेंचुरी के प्रोफेशनल टीचर के ही रोल्स हैं। और ये सारे रोल्स आप गुरुकुल के टाइम पे जो हमने टीचर के रोल देखे हैं उनमें भी पाएंगे कि ये सब मिलते जुलते हैं, कुछ एलियन नहीं है, कुछ अलग से नहीं आ गया, ये सब मिलते जुलते हैं। अब आते हैं हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पे। वैदिक पीरियड और मिडिवियल पीरियड में तो मिशनरीज थी, हमारे गुरुकुल सिस्टम थे, लेकिन जब से ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी आई, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को धराशाही कर दिया, बंद कर दिया। फिर 1813 में 1813 में वो एक चार्टर एक्ट लेके आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट लेके आए, ये चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट के थ्रू उन्होंने 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज़ एवरी ईयर इंडियन एजुकेशन के ऊपर, मतलब भारतीयों के एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा। उन्होंने कहा फॉर द रिवाइवल एंड द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्नड नेटिव ऑफ इंडिया। इंडिया के जो लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने में सक्षम है, उनको पढ़ाना ईस्ट इंडिया कंपनी का काम है और इसके लिए वो हर साल 1,00,000 रुपए खर्च करेगी। तब तक जो है हमारी इंडिया सीधे क्वीन के रूल में आ चुकी थी, इसलिए ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं थी। दूसरा आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैकॉलेज मिनट्स। इसको लॉर्ड मैकॉले जो है ये इंडिया आए थे 1834 में, तो 4 साल तक उन्होंने, 1838 में वो गए, 4 साल तक यहाँ रहे और 4 साल तक उन्होंने यहाँ रहकर बहुत सारे चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से हमारे इंडियंस की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया एजुकेशन सिस्टम की वजह से। उन्होंने कहा कि इंग्लिश जो है वो सुप्रीम है। उनके हिसाब से
अरेबिक, संस्कृत, जो हमारे अरेबिक है, संस्कृत है, ये जो हम पढ़ते हैं, ये सब सब बकवास है, सब वेस्ट है, और सिर्फ इंग्लिश जो है वो ही इन सब में बेटर है। तो इन सबको, अरेबिक, संस्कृत, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए और हमें सिर्फ इंग्लिश को ही अडॉप्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा था, अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। उनके हिसाब से अगर यूरोप की लाइब्रेरी के सिर्फ एक शेल्फ को हम काउंट करें तो वो पूरा का पूरा शेल्फ जो है, वो एक शेल्फ इंडिया के जितने भी लिटरेचर है उन सब के बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें बहुत कम आंका, क्योंकि उस टाइम हम दबते चले गए, तो उन्होंने भी अपना पासा फेंक दिया। मैकॉले के हिसाब से हमें सिर्फ इंग्लिश के ऊपर जोर देना चाहिए था। इंग्लिश, क्योंकि वो लैंग्वेज थी जो रूलिंग क्लास, जो वहाँ पर जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, वो बोलते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि इंग्लिश वो लैंग्वेज जो रूलिंग क्लास बोलती है, इसीलिए हमें एक क्लास ऑफ इंडियंस डेवलप करना पड़ेगा जो कलर में तो इंडियन हो, ब्लड में इंडियन हो, लेकिन उनका टेस्ट इंग्लिश हो, मोरल इंग्लिश और इंटेलेक्चुअल, मतलब वो सोचे भी इंग्लिश, बात भी इंग्लिश में करें और बोले भी इंग्लिश में ही। तो हमें ऐसा एक क्लास डेवलप करना पड़ेगा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनका काम कर सके, क्योंकि उनको क्या होता था उस टाइम जब इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, तो यूरोप से उनको अपने काम करने के लिए, ऑफिसर्स को अपने काम करने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता था, जो बहुत महंगा पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडियंस को ही इंग्लिश बना दिया जाए, उनको बोल चाल में, उनके दिमाग में इंग्लिश भर दिया जाए, ताकि हमें लोगों को यूरोप से बुलाना भी ना पड़े, हमें महंगा भी ना पड़े, और इनको लगे कि ये पढ़ रहे हैं। बेसिकली उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी शुरू कर दी। उस टाइम हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिक। उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर की जो क्रीम लेयर है इंडियंस में से जो इंग्लिश जानते हैं, पहले उनको सिखाओ, फिर वो अपने नीचे जितने लोग हैं उनको सिखाएंगे, फिर वो अपने नीचे जितने लोग हैं उनको सिखाएंगे। इस तरीके से वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेट होती जाएगी, इंग्लिश जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। मैकॉलेज मिनट के बाद नेक्स्ट आता है आपका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है, इसको मैग्ना कार्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा कहते हैं एजुकेशन सिस्टम का, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। ये भी चार्टर ऑफ एजुकेशन के 40 साल के बाद ये आया था वुड डिस्पैच। इन्होंने क्या बताया था, क्या बातें की थी। उन्होंने कहा, क्रिएशन ऑफ द क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, कि हम उन लोगों को नौकरी देंगे जिनको इंग्लिश आती है, मतलब पब्लिक सर्वेंट्स हम बनाएंगे उनको। तो इस तरीके से क्या हुआ, इंग्लिश को और ज़्यादा प्रोवोकेशन मिल गई, उनको और ज़्यादा ये हो गया कि उनको और प्रोवोक किया जाए। वुड डिस्पैच ने पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसको क्रिएट करने की बात की 5 प्रोविंसेस में। वो प्रोविंसेस कौन कौन से थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। मैकॉलेज मिनट में सिर्फ क्लास एजुकेशन की बात की थी, लेकिन वुड डिस्पैच में मास एजुकेशन की भी बात की गई थी। दिस लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज। पहली बार इंडिया में 3 यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1857 में। पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता में, दूसरी बॉम्बे में और तीसरी मद्रास में। तो वुड डिस्पैच का तो मेन रोल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। वुड डिस्पैच के थ्रू, ये जो डिस्पैच था इसके थ्रू ही ग्रेडिंग ऑफ स्कूल्स आया, मतलब स्कूल को प्राइमरी एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में, इंटरमीडिएट में, हायर स्कूल में, इसको डिवाइड करने का जो रूल था वो डिस्पैच के टाइम से आया। उन्होंने एजुकेशन जो स्कूलिंग है उसको एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस तरीके से डिवाइड कर दिया, और सभी को ग्रांट प्रोवाइड करने की बात कही। टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी बात कही, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी कहा, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ कॉलेज के लिए के बारे में भी कहा गया इस डिस्पैच में, और वोकेशनल एफिशिएंसी के बारे में भी बात की गई। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी, इसको फॉलो भी किया गया, लेकिन फॉलो कहाँ किया गया, सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज में। बाकी जगह बाकी जितने भी प्राइवेट एफर्ट्स लगाए उन सबको सिरे से नकार दिया गया, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज में जाता था सिर्फ उन्हीं को ये सब चीज़ों को का ज्ञान दिया जाता था, या इन सब चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलता था।
प्लान तो था कि मास एजुकेशन में इसको प्रमोट किया जाए, लेकिन फिर से ये वही क्लास एजुकेशन के अंदर ही रह गया, इसलिए ये भी पूरी तरीके से यूनिवर्सली लिटरेट नहीं हुआ। फिर 1857 में रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान यहाँ से हट गया, सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंडिया आ गया, और ब्रिटिश क्राउन के अंदर आने के बाद एजुकेशन को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया गया। फिर आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो था ये इस्टेब्लिश हुआ था ये देखने के लिए कि वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था उसको कितना इस्टेब्लिश किया गया, कितना उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उन्होंने हाई स्कूल को दो स्ट्रीम में बांट दिया, पहला जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ जाता है और दूसरा जो कमर्शियल एजुकेशन की तरफ जाता है। मतलब जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन दो तरफ बढ़ जाएगा, ये वोकेशनल में जाएगा और ये वाला यूनिवर्सिटी की तरफ आएगा। फिर आते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन की तरफ। यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1902 में। इसमें क्या हुआ था, कमीशन रिकमेंडेड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटीज जो बनाई थी उनको रिकॉग्नाइज करने को, उनके एफिलिएशन देने का, उनका करिकुलम, उनका एग्जामिनेशन सेटअप इस्टेब्लिश करने की बात इसमें कही गई थी। अंडर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 स्कूल हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटीज। तब ये बात की गई थी कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको यूनिवर्सिटी से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इसके बाद आता है सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन ने इंटरमीडिएट कॉलेज इस्टेब्लिश किए। अगर अब बात करेंगे अपने पापा मम्मी के टाइम की, तो उस टाइम इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ करते थे, मतलब हाई स्कूल के बाद जो 11th-12th होता था वो उनको कॉलेज बोलते थे, क्योंकि उन हायर एजुकेशन को बाइफरकेट कर दिया गया था। और वहीं पर इंटरमीडिएट एजुकेशन कॉलेज के टाइम पे ही एजुकेशन को आर्ट में, साइंस में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, टीचिंग में, इन सब में बाइफरकेट कर दिया गया था। बेसिकली कहें तो ये +2 का जो कॉन्सेप्ट है, +2 का कॉन्सेप्ट उसी टाइम आया था सेडलर कमीशन के अंदर। तो सेडलर कमीशन वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव वन एंड मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड हिज सजेशन। उसके सजेशंस अच्छे थे, इम्प्लीमेंट भी उनको किया गया। फिर आता है हमारा हार्टॉग कमेटी। हार्टॉग कमेटी 1921 में आया था। ये मैट्रिकुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब मैट्रिकुलेट 10th तक के एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए आया था। कमेटी ने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मिडिल स्कूल पे ही रुक जाते हैं क्योंकि उनको वोकेशनल एजुकेशन नहीं मिलती। वो मैट्रिक्स तो पूरा कर ही नहीं पाते, मतलब +10 लेवल तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते, वो बीच में ही अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं मिला है। तो हार्टॉग कमेटी ने फोकस किया था इंडस्ट्रियल और कमर्शियल करियर्स के ऊपर। इस जितनी भी टीचर ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स थी, सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, इसको भी रिव्यू किया था हार्टॉग कमेटी ने। फिर आता है साप्रू कमेटी। साप्रू कमेटी जो है, यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई थी 1934 में, इसको इंक्वायर करने के लिए बुलाया था कि इतनी बेरोजगारी क्यों हुई है। तो इसका भी सेम वही रिजल्ट निकल के आया जो हार्टॉग कमेटी का निकल के आया था कि सिर्फ हम एग्जामिनेशन पे, डिग्री पे, इसी पे फोकस कर रहे हैं, वोकेशन के ऊपर तो फोकस कर ही नहीं रहे। बच्चों को लग ही नहीं रहा है कि एजुकेशन उनके किसी काम का है, हमें उन्हें कोई काम सिखाना चाहिए, कोई स्किल सिखाना चाहिए, कोई स्किल डेवलप करानी चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया था सेकेंडरी स्टेज पर ही हमें कोर्स को डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए। ये इंटरमीडिएट का जो स्टेज है ये हटा देना चाहिए। सेकेंडरी मतलब 10th लेवल पे ही हमें एजुकेशन को आगे बाइफरकेट कर देना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्लूड करनी चाहिए लोअर सेकेंडरी, मतलब 8th के बाद हमें वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पर डाल देनी चाहिए। और डिग्री जो कोर्स होगा, जो यूनिवर्सिटी से बच्चे लेने जाएंगे, वो 3 साल से ज़्यादा का ना हो, उनको 3 साल तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो इसको भी आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में माना जा रहा है। नेक्स्ट आता है एबॉट वुड रिपोर्ट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया, मतलब इन्होंने प्रमोट किया था। उन्होंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। इसीलिए एक नए टाइप का टेक्निकल इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया जिसका नाम था पॉलीटेक्निक।
पॉलिटेक्निक कॉलेजेज आप बहुत सुनते होंगे, आजकल पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, बहुत सारे उसमें कोर्सेज करवाए जाते हैं। वो इसीलिए ताकि वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, लोगों को लगे कि हाँ वोकेशनल एजुकेशन में भी कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, हम यूं ही नहीं है। फिर आती है जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट। ये एक्चुअली जाकिर हुसैन की अगुवाई में, उनकी चेयरमैनशिप में नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्धा में, जिसमें कि महात्मा गांधी द्वारा प्रपोज किया गया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का मॉडल, बेसिक एजुकेशन मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। इसमें क्या था कि 7 साल तक बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा, उनको उनके मदर टंग के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ये एक वर्क सेंट्रिक एजुकेशन था, सेल्फ सफिशिएंट था अपने आप में, टीचर्स भी अपनी सैलरी इसमें से खुद ही कमाते थे। इसको आप वर्धा स्कीम या बेसिक एजुकेशन भी कह सकते हैं। इसके कुछ मेन फीचर्स थे। पहला कि पूरा का पूरा जो ये एजुकेशन है वोकेशन की तरफ, बेसिक क्राफ्ट की तरफ, लिबरल एजुकेशन की तरफ फोकस था। ये एक तरीके से कह सकते हैं वर्क सेंट्रिक एजुकेशन था। दूसरा, ये सेल्फ सपोर्टिव था, जिसमें से टीचर्स की सैलरी भी कवर होती थी, और प्यूपिल जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे वो खुद को भी सपोर्ट करते थे अपने कोर्स को कंप्लीट करने के दौरान। तीसरा, इसमें मैनुअल लेबर के ऊपर, किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता था, डिग्निटी ऑफ लेबर होती थी, नॉन वायलेंट था, मतलब किसी की जीविका कोई छीन नहीं रहा है, किसी का सर्वाइवल का जरिया कोई यहाँ छीन नहीं रहा था, सबका अपना अपना एक सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम था। लास्ट इसका फीचर था लर्निंग इज क्लोजली कोऑर्डिनेटेड टू विद होम, मतलब घर, कम्युनिटी, बच्चे की आसपास की जिंदगी, आसपास की एक्टिविटी से ही रिलेटेड था लर्निंग उस टाइम पे। फिर आता है सार्जेंट रिपोर्ट, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये आया था सार्जेंट रिपोर्ट। इसने क्या कहा था कि 3 से 6 साल के एज ग्रुप के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए, जो यूनिवर्सल हो, सबको मिले, कंपलसरी और फ्री हो। फिर 6 से 11 साल के बच्चों को जूनियर बेसिक एजुकेशन देना चाहिए, और 11 से 14 साल तक के बच्चों को सीनियर बेसिक एजुकेशन देना चाहिए, जो कि वर्धा स्कीम में बात कही गई थी। These courses should be designed to prepare pupil for entry into industrial and commercial occupation. मतलब इस तरीके से इन कोर्सेज को डिज़ाइन किया जाए कि कमर्शियल ऑक्यूपेशन की तरफ भी बच्चे जाएं और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी बच्चे जाएं। मतलब हाई स्कूल में 6 साल पूरे कवर हो जाने चाहिए, और नॉर्मल एज ऑफ एडमिशन होना चाहिए 11 साल। हाई स्कूल मेनली 2 टाइप का होना चाहिए, पहला एकेडमिक और दूसरा टेक्निकल। एकेडमिक होगा जिनको आगे यूनिवर्सिटी में जाना है, जिनको 3 साल का अपना डिग्री कोर्स करना है, और टेक्निकल जिनको वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाना है। मदर टंग इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, सोशल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस किया गया था। सार्जेंट रिपोर्ट पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम था जिसने एजुकेशन के हर लेवल को, हर एस्पेक्ट को कवर किया था, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, चाहे वो प्राइमरी हो, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल, वोकेशनल, प्रोफेशनल, सब। और इसमें टीचिंग प्रोफेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया था। आई होप आपको ये PDF समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे इसके यूनिट 2 के ऊपर, जो कि यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड। ओके, बाय बाय।